नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपकी 71वीं बीपीएससी जो कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है पीटी का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने जितने भी रूलर्स थे, सुल्तान थे, सल्तनत था, चाहे मुगल डायनेस्टी हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, एंशियंट हिस्ट्री में भी बहुत सारे आपको मैंने बताया था कि नॉर्दर्न जो एम्पायर है, जो नॉर्थन के मेनली एम्पायर सब हैं, जो वहाँ के रूलर हैं, उन पर ज़्यादा फोकस है। जैसे शोका हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये सब सारे टॉपिक जो बिहार से मेनली रिलेटेड है। आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल से दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो बिहार स्पेशल में भी आपको हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा है। अब अगर देखेंगे 1857 के रिवोल्ट की बात करें, चाहे आप मतलब बंगाल पार्टीशन की बात करें, बिहार पार्टीशन की बात करें, तो बिहार में जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनसे जीवन से रिलेटेड, उनके मतलब लाइफ से रिलेटेड, ये सब सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का की बात करें, चाहे अगर आप देखेंगे तो जो सेशंस हुआ था, कांग्रेस सेशंस की बात करें, बिहार में सेशन हो रहा, तो ये रिपीट किया जा रहा क्वेश्चन। और यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसता है, और यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं आसान से। कुछ अटपटा आपको नहीं लगेगा। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि आपने पढ़ा, हो सकता है करंट अफेयर जो आपके समुद्र है, कुछ भी पूछ सकता है। करंट अफेयर जब ही लिख दिया नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वहां तो समझ रहे, अगर आ गया तो भाग है आपका, बहुत सौभाग्य है आपको आ गया वो, नहीं तो फिर समझिए दुर्गति है। तो करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं करंट अफेयर्स को आप इग्नोर करना है, उसको भी लेकर चलना है, लेकिन जीएस का जो पोर्शन है दोस्तों, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये मैं आपको हर एक क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, और ये मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ। तो एक आपका जीएस पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। ये आपका क्या फाउंडेशन है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा, तभी आप ऊपर जो छत ढालेंगे, घर बनाएंगे, वो आपका स्ट्रांग होगा। फाउंडेशन जीएस क्या है, पूरा हमारा फाउंडेशन है। अब मेंस भी लिखिएगा तो आपको ये टॉपिक सब के लिए जरूरत। मेंस में क्या होता है, करंट अफेयर से आपको पूरा नहीं पूछा जाता। 10 नंबर 20 नंबर करंट अफेयर्स पूछ दिया, जो ही पूछा जाएगा आपको इस सबसे पूछा जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री एक अच्छा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट को मज़ा भी आता है, इसमें बोरिंग नहीं होता, क्योंकि आप बहुत सारे चीज़ को जानते हैं, बहुत सारे चीज़ आपको पता होता है, आप सुनते हैं। और ये एग्जाम में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, वेटेज सबसे ज़्यादा होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर पूरे हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट मेडिवल से ज़्यादा वेटेज किसका होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का ये पूरा स्लाइड आपके सामने दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की दोस्तों, तो इसमें देखेंगे, जैसे हमने देखा था ना, था जो औरंगजेब का जो आपको मृत्यु हुआ था, औरंगजेब का अगर देखे 1707 के बाद क्या हुआ कि एक लेटर मुगल्स का डायनेस्टी शुरू हुआ, जो हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ लिया था। हमने बताया था कि वहां से मेनली मॉडर्न शुरू हो जाता है, लेकिन लेटर मुगल्स हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि क्या होता है कि उसको अलग क्लास में लेने से अच्छा है कि एक ही क्लास में आपको मुगल्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो 1707 के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं पूरा 1947 तक, वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होता है। तो देश को हम लोग यहाँ से आज़ाद करवाएंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हमने लेटर मुगल्स कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम लोग मराठा एम्पायर की। सबसे पहले जो मराठा एम्पायर की शुरुआत करेंगे, जो ब्रिटिश ने सबसे पहले मराठा एम्पायर पर भी अगर बोल सकते हैं उसने टारगेट किया था। तो अगर मराठा एम्पायर की बात करें दोस्तों, तो मराठा स्टेट की देख सकते हैं 1674 से 1720 तक मराठा स्टेट का पूरा जो रूल रहा है, प्लस मराठा कॉन्फिडरेस जो कि 1720 से 1818 तक रहा था। ये तो पूरा मतलब टाइम पीरियड है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर है, पेशवा है, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर मराठा स्टेट की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में, जो कि एक बहुत ग्रेट रूलर थे, महान शासक रहे हैं। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें यहाँ पर, तो इनके पिताजी का क्या नाम था। सबसे पहले अगर टाइम पीरियड की हम बात करें, तो 1674 थी, 4 से 1680 एडी, 1680 एडी। अगर यहाँ पर फादर की बात करें, इनके पिताजी का क्या नाम था, शिवाजी भोसले। मदर मदर इनके माता जी का क्या नाम था, जीजाबाई। एक इनके रिलीजियस जो टीचर थे, इनका क्या नाम था, समर्थ रामदास। आपको ध्यान रखना, शिवाजी इनहेरिटेड द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम हिज फादर। इनको जो जागीर मिला था, जागीर अब क्या होता है दोस्तों, एक लैंड होता है, मतलब एक समय से जागीरदारी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे आगे। जागीरदारी सिस्टम जैसे आप लोग फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं, उसी तरह से जागीरदारी सिस्टम होता है। मतलब एक एरिया आपको दिया जाता है, मतलब एरिया के मतलब समझते एक लैंड ही दे दिया जाए पूरा, जैसे आपको एक स्टेट दे दिया गया।
आपको वहाँ पर क्या क्या रूल करना, वहाँ का गवर्नर बना दिया गया, आपको रूल करना। वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जो रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, उस रिवेन्यू से आपका पूरा क्या हो रहा है, राज चल रहा है। उसी से आप किसी को रिवेन्यू से मतलब कि पेमेंट कर रहे हैं, किसी रिवेन्यू से किसी का मतलब बोल सकते हैं कि जो सैलरी, वो सैलरी दे रहे हैं अपने जो आर्मी है, सोल्जर है उसका। ये इनका जागीर इनको दिया गया था, पूना का जो जागीर था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज गार्जियन दादाजी, इनका जो गार्जियन थे दादाजी कोंडादेव, जो मतलब कि इनको पूरी तरीके से ट्रेंड किए थे, ही एज्यूम द फुल चार्ज ऑफ जागीर। तो ये पूरा अपना चार्ज ले लिए इनके जो मतलब देहांत के बाद, दादाजी कोंडादेव के बाद। इनके गुरु जी थे जो इनको पूरा राजकाज पूरा संभालना सिखाएं। तो इनको ये आपको याद रखना, पूछा जाता है गार्जियन का नाम दादाजी कोंडादेव प्लस आपको फादर मदर, ये सारा नाम आपको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट रूलर है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। अफजल खान, अफजल खान वाज डिप्यूटेड बाय आदिल शाह रूलर ऑफ बीजापुर। इसे मतलब अफजल खान को आदिल शाह, जो बीजापुर हमने बात किया था ना बहमरानी किंगडम, तो वो भी आपको चल रहा था साउथ रीजन में, डेक्कन रीजन में। तो अफजल खान कौन था, वो डेप्यूटेड बाय आदिल शाह जो रूलर बीजापुर था, टू पनिश शिवाजी। तो वो चाहते थे कि शिवाजी को पनिश करा जाए। आप जानते हो उस समय एक रूल मतलब मुगल एम्पायर की बात करें और मराठा एम्पायर की बात करें, तो हरदम एक मतलब बोल सकते हैं एक रस्साकसी, एक हरदम मतलब दोनों के बीच में एक लड़ाई आपको चलते रहा, मतलब युद्ध हरदम चलते ही रहता था। कभी उस तरफ से कोई जीत रहा है, कभी इस तरफ से कोई जीत रहा है। तो ये मतलब बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर और ये कभी आपको एक तरह से मिलकर नहीं रह पाए आगे तक भी। तो ये चीज हो रहा था वहां पर। बट लेटर अफजल खान वाज किल्ड बाय शिवाजी, लेकिन अफजल खान क्या हो गया, हार गया, उसे मार दिया गया। किसके द्वारा, हमारे शिवाजी महाराज द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 1659 एडी में वो जो युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट है शाइस्ता खान। ये गवर्नर कहाँ का था, डेक्कन का था। वाज डिप्यूटेड बाय औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब भी बहुत लगा हुआ था। औरंगजेब तो और ज्यादा मतलब क्रूर राजा, क्रूर शासक था। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। आपने छावा मूवी भी देखा होगा, संभाजी जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे, पूरा दिखाया गया कितने बहादुरी से वो उन्होंने लड़ा। मतलब औरंगजेब ने उनका जो बहादुरी देखकर ही वो मतलब कि समझिए उस शोक से मर गया। मूवी में ये अच्छा चीज दिखाया गया है कि मतलब राजा कितना, औरंगजेब इतना ज्यादा मतलब गुस्सा गया था, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, डिप्रेस हो गया था, वो चिंता में आ गया था कि मतलब इतना बहादुर कोई आदमी कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं ना, उसके कारण वो मर गया। अब समझ सकते हो, औरंगजेब का लाइफ उसके बाद और खराब हो गया। वो बोला भी लास्ट में कि अगर आपके जैसे जो जो हमारे जो सामाजी भोसले जो उसमें मतलब कि जो रोल जिन्होंने किया, जो मतलब इसमें शिवाजी जो बेटा थे छत्रपति संभाजी, बोला भी गया उनको कि अगर तुम्हारे जैसा अगर मतलब कि मेरा कोई भी औलाद होता, औरंगजेब ने बोला, तो हम पूरा दुनिया पर राज कर सकते थे, पूरा दुनिया का शहंशाह बन सकते हैं। और वो हाथ मिलाने की बात का, लेकिन वो चीज़ वो नहीं माने। तो ये जो आपको ध्यान रखना, इतना ज़्यादा बहादुर मतलब यह मराठा साम्राज्य था। आपको बोला जाता है अगर मराठा साम्राज्य थोड़ा सा भी अगर मतलब कि फैलाव करते या थोड़ा सा भी रूल को अगर मतलब मजबूत करते, तो फिर मतलब आज के समय देख सकते हैं पूरा मतलब अभी भी मराठा का पूरा रूल रहता है इंडिया में। फिर मतलब ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश उसके सामने कुछ नहीं था। ये मतलब सब चीज में आगे थे, चाहे आप मतलब वार के चीज को देखें, मतलब गुरिल्ला वारफेयर इनका एक बहुत टैक्टिक था, मतलब इनको कोई हरा ही नहीं सकता था उस वार में। तो ये चीज याद रखना, शाइस्ता खान गवर्नर ऑफ डेक्कन वाज डेप्यूटेड बाय औरंगजेब टू पुट डाउन द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी इन 1660 एडी। शिवाजी लॉस्ट पुना, इसमें शिवाजी ने पुना को लॉस्ट कर दिया। ही मेड अ ब्लड अटैक ऑन शाइस्ता खान एंड प्लंडर्ड सूरत एंड लेटर अहमदनगर। फिर उसने क्या किया कि इस पर प्लंडर किया, लूटा अहमदनगर को, फिर क्या किया, कब्जे में लिया। फिर नेक्स्ट हमारा राजा जय सिंह अम्बेर was then appointed by औरंगजेब। फिर औरंगजेब ने क्या किया, जब देखा वो भी मारा गया शाइस्ता खान, फिर इसने क्या किया, औरंगजेब ने राजा जय सिंह को अपॉइंट किया कि जाके शिवाजी को आपको हरा कराए। लेकिन जय सिंह सक्सीडेड इन द ब्लेसिंग शिवाजी बीसीजिंग। उसने शिवाजी मतलब सक्सीड तो हो गया, जो अगर देखे फोर्ट ऑफ पुरंदर, उसने जो पुरंदर का जो किला था, आप जानते हैं कि किला जो मराठा का किला होता है वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसने किला पर क्या किया, कब्जा कर लिया, जो पुरंदर का किला था। कंसिक्वेंटली द ट्रीटी ऑफ पुरंदर उसमें साइन हुआ 1665 एडी में। तो ये चीज आपको यहाँ याद रखना है। फिर 1674 में क्या हुआ, शिवाजी वाज कोरोनेटेड एट द कैपिटल रायगढ़। फिर शिवाजी को वहां पर कोरोनेट किया गया, राजगद्दी संभालने के लिए कोरोनेशन आपको होता है, जिसमें कि राजशाही जो पूरा मेथड होता है, राजा को अगर गद्दी बैठाना है तो एक पूरा राजशाही पूरा आयोजन किया जाता है, उसको कोरोनेशन बोला जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, हैंदव धर्म धर्मोधारक, ये टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया। ही कंकर्ड कर्नाटका ड्यूरिंग द 6077 एडी टू 1680। तो ये कर्नाटका इन्होंने कंकर्ड किया पूरे। फिर अगर नेक्स्ट देखें शिवाजी जी का एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है,
जो पूरा मतलब राजकाज था किस तरह से संभालते थे, कौन कौन से मिनिस्टर थे, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जैसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो शिवाजी वाज हेल्ड बाय द अष्ट प्रधान 8 मिनिस्टर्स। किसके द्वारा यह यहाँ पर हेल्प इनको किया था? अष्ट प्रधान। ये याद रखना, अष्ट दिग्गज अलग था, हमने पढ़ा था कृष्णदेव राय के कोर्ट में, जो कि 8 तेलुगु पोएट्स का, 8 तेलुगु पोएट्स का वो पूरा क्या था, एक ग्रुप था, समूह था। उसी तरह से हमने देखा था नवरत्नास के बारे में, 9 ज्वेल्स के बारे में, जो कि अशोका कोर्ट में भी, हम अशोका कोर्ट में नहीं, हमने देखा था विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता सेकंड कोर्ट में, प्लस हमने अकबर के कोर्ट में भी देखा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से अष्ट प्रधान था, 8 मिनिस्टर्स का ये पूरा कॉम्बिनेशन था। फिर शिवाजी का जो अष्ट प्रधान था उसमें जो जो मिनिस्टर थे, जिनको जिनको जो टाइटल दिया गया था, उससे जो जाना जाता है वो चीज आपको दिया। जैसे पेशवा, पेशवा किनको बोला जाता है? उसको अगर पेशवा की बात करें तो मुख्य प्रधान ही बोला जाता है। फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को वो पूरा डील करते हैं। लेटर ही बिकेम, उसको प्राइम मिनिस्टर भी लेटर वो बने, जिसको ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब पेशवा एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ही, मेजर जो पावर होता है जो पूरा किसके साथ पास होता है? पेशवा के पास। आज का जो प्राइम मिनिस्टर हो उसी तरह से पेशवा है। फिर मजूमदार है, तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि पेशवा, मजूमदार, ये सब मतलब किनको, कौन ऑफिसर को बोला जाता है? तो ये मैं मजूमदार थे, ये अकाउंटेंट ऑफिसर थे। जैसे आज के समय आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को देख सकते हैं, वो मजूमदार उनको बोला जाता था। ही लेटर बिकम रिवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी ये थे मजूमदार। फिर सर ए नौबत जो देखे, ये सेनापति और मिलिट्री कमांडर को बोला जाता था सर ए नौबत। दिस वाज ओनली एन ऑनरी पोस्ट विथ नो रियल मिलिट्री पावर्स। ये ऑनरी पोस्ट था, मतलब मिलिट्री पावर्स तो नहीं था, लेकिन ऑनरी पोस्ट था कि मतलब इसको संभालना, हेड करना, इस तरह से आप यहाँ पर जान सकते सर ए नौबत। फिर अगर देखें सुरनाविस और सचिव, ये इसको क्या बोला जाता है? एक चिटनीस बोला जाता था। क्या बोला था? चिटनीस। लुक्ड आफ्टर कॉरेस्पॉन्डेंस, ये पूरा रॉयल का जो कॉरेस्पॉन्डेंट था, राजशाही पूरा देखना रहता था इसको। इसको सुरनविस और सचिव बोला जाता था। फिर जैसे वकनविस, ये पूछा भी गया था, वकनविस, इसे इंटेलिजेंस ऑफिसर बोला जाता है, इंटेलिजेंस पोस्ट, ये पूरा हाउस होल्ड अफेयर्स को देखता। फिर दावीर को अगर देखे या सूर्याना देखे, ये मास्टर ऑफ सेरेमनी जो होता है, जितना सेरेमनी करवाया जाता। फिर न्यायाधीश देखे तो नाम से क्लियर है, जस्टिस डील करता है ये। फिर पंडित राव देखे तो ये आपको रिलीजियस जो अफेयर्स को डील करते हैं, पंडित जी हो गए। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये इतने आपको कितने थे अष्टप्रधान थे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आपको यहाँ पर अष्टप्रधान दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह से चीजें आपसे पूछी जाती है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज कर देगा, सरे नौबत सेनापति को बोला जाता है, सुरनाविस या सचिव, ये चीज ध्यान रखना है। इसे चिटनीस या मतलब जो कॉरेस्पॉन्डेंस, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को देख रेख करते हैं। वकनविस इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया। दबीर और सूरीनाम को क्या बोलता है? सेरेमनीज को जो देखता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, द कठी ऑफ मालिक अंबर वाज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो उस समय एक यूनिट ऑफ, जैसे हमने गज सिकंदरी की बात की, हमने पट्टा सिस्टम का बात किया जो कि हमने सूर इंपायर में पढ़ा था, उसी तरह से इस इंपायर में क्या था, इस जो डायनेस्टी था, इसमें क्या होता था? कट्ठी एक सिस्टम था, जो कट्ठी और मालिक अंबर, ये क्या था आपको? इसमें एक सिस्टम था जो कि मेजरमेंट का, लैंड मेजरमेंट का आपको सिस्टम था। चौथ वाज पेड, एक मतलब टैक्स लिया जाता था दोस्तों, यह मतलब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। एक चौथ था, एक आपका सरदेश मुखी था। तो चौथ क्या होता है? 1/4 टैक्स होता है, टू द मराठास को दिया जाता था, नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू। अगर मराठा रेट्स नहीं करे, मतलब आक्रमण नहीं करे आपके राज्य के ऊपर, तो आपको चौथ पेड करना पड़ेगा। ये चौथ आपको याद रखना, 1/4 इसको मतलब टैक्स बोला जाता प्रोड्यूस का। फिर अगर सरदेश मुखी देखे तो 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। वाज एन एडिशनल लिवी ऑफ 10% ऑन द दोज लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र ओवर विच द मराठास क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट्स बट विच फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। सरदेश मुखी उस लैंड पर लगता था ना दोस्तों, कि जो मतलब मराठा का अपना एक हेरिडिटरी राइट्स था, लेकिन वो मराठा को नहीं दिया जाता था, वो मेनली मुगल अपना क्लेम करता था, मतलब मेनली मुगल का था, लेकिन मराठा क्लेम करते थे कि मेरा हेरिडिटरी राइट्स है। तो वहां पर 10% एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे, 10% एक्स्ट्रा टैक्स पेड करना पड़ता था मराठा को, क्योंकि अगर टैक्स नहीं पेड करेंगे तो क्या होगा कि आप पर रेड कर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना, चौथ एंड सरदेश मुखी, ये किस तरह का टैक्स था। फिर अगर नेक्स्ट देखे संभाजी, जो अभी मूवी बना है छावा, देखे संभाजी जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे, तो उनका टाइम पीरियड की अगर बात करें 1682 1689 80। संभाजी द एल्डर सन ऑफ द शिवाजी डिफीटेड राजा राम द यंगर सन ऑफ द शिवाजी, इनको डिफीट इन्होंने किया राजा राम को इन द वार ऑफ सक्सेशन। ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अकबर टू को इसने प्रोटेक्शन दिया, जो कि रिवेलियस सन था औरंगजेब का, औरंगजेब से खफा रहता था, उससे लड़ाई करता रहता था, हमने मूवी में भी देखा इस चीज को, आपको ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखें राजा राम 1689, इसने एक ही साल मतलब यहाँ देख सकते हैं 10-11 साल इन्होंने रूल किया था राजा राम, जिसको इसने हराया था, किसने? संभाजी ने। ही सक्सीडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर एट रायगढ़। राजा राम क्रिएटेड द न्यू पोस्ट ऑफ प्रतिनिधि, एक नया पोस्ट इसने क्रिएट किया था, इसका नाम था प्रतिनिधि।
दस टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स टू 9। तो मतलब अष्टप्रधान में देखा 8 मिनिस्टर, लेकिन राजा राम ने एक और मिनिस्ट्री ज्वाइन मतलब कि क्या किया, क्रिएट कर दिया, पोस्ट क्रिएट कर दिया, जिसका नाम था प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान, ये पूरा 9 मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर यहाँ पर देखें, अगर ताराबाई की बात करें तो राजा राम वाज सक्सीडेड बाय हिज माइनर सन शिवाजी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या हुआ था ना, कि जैसे आप देखेंगे कि अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री को, हम लोग यहाँ इतना डीपली तो नहीं कर सकते डिस्कस, क्योंकि समय भी हमारे पास बीपीएससी को लेकर कम है। तो इतना डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो एक मतलब आपने ही पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि औरंगजेब से हरदम लड़ाई चलता था। तो एक बार उसने मतलब किसी छल छल कर कर क्या किया था कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है उनको कब्जे में ले लिया था। फिर वो लेकिन वो वहाँ से निकल कर भाग गए। लेकिन बाद में अगर देखें तो साहू जो उनका मतलब मेनली जो ग्रैंडसन था, बेटा था, उनको वो क्या किया था, कब्जा में रख लिया था, कब्जा में कर लिया था। लेकिन जब औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ उसके बाद साहू को छोड़ दिया गया था। लेकिन उससे पहले जो वहाँ रूल करती थी ताराबाई, तो ताराबाई क्या थी, मतलब कि एक जो रूल वहाँ पर करती थी, एक माइनर सन को, जो शिवाजी टू जिसके नाम से फेमस था, वो राजा राम वाज सक्सीडेड बाय हिज माइनर सन। तो राजा राम का ये बेटा था शिवाजी टू। कौन था ये, शिवाजी टू। ये किसके गार्जियनशिप में, मदर ताराबाई, मतलब मेन जो रूलर थी मदर ताराबाई थी, लेकिन वो राजा राम जो शिवाजी सेकंड था वो रूल करता था, मतलब माइनस बच्चा था वो। लेकिन जब फिर क्या हुआ, साहू को जब छोड़ दिया गया तो एक वार ऑफ सक्सेशन फिर से शुरू हो गया, मतलब अंदर में ही लड़ाई हो गया। तो इसी के बाद देखेंगे आप पेशवा का जो रूल है, जो पेशवा का कंसेप्ट है वो शुरू हो गया, क्योंकि भीतर ही क्या हुआ, एक दूसरे में लड़ाई होना शुरू हो गया। तो थर्ड पावर आपको इमर्ज हो जाता है। ब्रिटिश ने भी इसका ही फायदा उठाया और इसने, तो मराठा एम्पायर यहीं पर क्या हुआ, टूटना शुरू हो गया आपको। तो साहू वाज रिलीज बाय द मुगल एम्पायर बहादुर शाह। आप जानते हैं औरंगजेब का जो बहादुर शाह जिसने रूल किया था। ताराबाई आर्मी वाज डिफीटेड बाय साहू, साहू के द्वारा वो डिफीट किया, कौन, बैटल ऑफ खेड़ा। ये चीज आप याद रखना, बैटल ऑफ खेड़ा है ये। एंड साहू ऑक्युपाइड सतारा। साहू रेन सॉ द राइज ऑफ पेशवा। तो साहू के रेन के बाद देखिए ये पेशवा का आपको राइसिप मिला, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो साहू तक आपको याद रखना। उसके बाद पेशवा शिप शुरू हुआ। हमने देखा पेशवा क्या होता था, एक रियल पावर होता था उसके पास, प्राइम मिनिस्टर का। जैसे आप देखेंगे आज के समय में तो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्रेसिडेंट एक तरह से बोल सकते हैं, पावर तो है प्रेसिडेंट का, लेकिन एक लिखित पावर उनके पास होता है, मतलब वो एसेंट बिल को कर रहे हैं, कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट है, या बोल सकते हैं किसी भी तरह का सीडिंग मतलब करना, या किसी तरह का संधि साइन करना है, ट्रीटी साइन करना, तो प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है। लेकिन उनको बहुत जगह रबर स्टैम्प भी बोला जाता है। उसी तरह से क्या था कि मराठा पावर में अगर देखें तो जो साहू के बाद क्या हुआ कि जो पेशवा शिप जो शुरू हुआ, जो पेशवा का जो पूरा पावर शुरू हुआ, प्राइम मिनिस्टर मेन जो पावर उनके पास रहता था। बाकी जो रूलर था, जो मराठा रूलर थे, जो मतलब मेनली सक्सेशन जो जितने भी थे, वो सब उतने वीक रूलर थे, वो उतना मतलब सक्षम नहीं थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो बालाजी विश्वनाथ देखे पेशवा की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ साहू ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सेना करता। इनको साहू ने क्या दिया, टाइटल दिया यहाँ पर सेना करता, जो कि 708 एडी में, एंड मेड हिम द पेशवा इन 1713 एडी। ही बिकेम द फंक्शनल हेड ऑफ द मराठा एम्पायर का फंक्शनल हेड थे, पूरा राजकाज सब संभालते थे। ये एक एग्रीमेंट भी शुरू कर दिए करना सैयद ब्रदर्स के साथ। तो आप जानते हैं जो सैयद ब्रदर, ये फारूक सियार को जो उसने मारा था, सैयद ब्रदर किंग मेकर्स था, उसने फारूक सियार को मारकर फिर दूसरे बैठाया मुगल एम्पायर में। इन विच द मुगल एम्पर फारूक सियार को मार दिया गया था। रिकॉग्नाइज साहू एज द किंग ऑफ दिस स्वराज। ही ऑल्सो हेल्प सैयद ब्रदर्स इन ओवरथ्रोइंग। फारूक सियार को वहाँ हटा दिया गया था। और पहला बताया जाता है कि नॉबल्स के द्वारा हिस्ट्री में पहला ऐसा समय था, पहले ऐसा बात हुआ है कि मतलब हिस्ट्री में कि फारूक सियार को मार दिया गया नॉबल्स के द्वारा, मतलब अपने राजा को ही मार देना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो बालाजी विश्वनाथ द्वारा ही वो हेल्प किया गया था। फिर हमारे नेक्स्ट कौन है, बालाजी विश्वनाथ के बाजीराव। तो आपको याद रखना बालाजी विश्वनाथ, उसके नेक्स्ट कौन है, बाजीराव। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा जाता है। तो जो बाजीराव का समय क्या होता, मराठा पावर आपको उस समय बहुत आपको जेनिथ क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच गया था। अंडर हिज लीडरशिप द मराठा कंपेल्ड द मुगल फर्स्ट टू गिव देम द राइट टू कलेक्ट चौथ टू द वास्ट एरियाज एंड देन टू सीड दोज एरिया मराठा किंगडम। तो इस समय क्या था कि बाजीराव के समय में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा पावर आपको मराठा का बढ़ गया था। बहुत मतलब एक महान मतलब ग्रेट शासक मतलब महान शासक बोला जाता, बहादुर थे। तो इन्होंने क्या किया कि पूरा जो मुगल एम्पायर, आप जानते हो उसमें वीक सक्सेसर हो गया था मुगल एम्पायर औरंगजेब के मतलब मृत्यु के बाद, डेथ के बाद। तो वो पूरा मुगल एम्पायर पर उसने क्या किया था, कब्जा करना शुरू किया। एक चौथ मतलब कि जो जो टैक्स था उनका, चौथ सरदेश मुखी, इसको कहा कि आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको वहां से लेने लग गया। ही कंकर्ड सैलसेट रीजन को, बायसेन रीजन को इसने कंकर किया, जो कि पोर्तुगीज था, मतलब पोर्तुगीज के अंदर में था। ही ऑल्सो डिफीटेड द निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क को उसने क्या डिफीट किया भोपाल में। और फिर एक ट्रीटी किया, जो ट्रीटी का नाम क्या था, दुराई सराय।
ये ट्रीटी साइन किया गया बाय विच ही गॉट मालवा एंड बुंदेलखंड, इसके कारण उसको मालवा बुंदेलखंड का रीजन किसको मिल गया, बाजीराव को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखे बालाजी बाजीराव, तो बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, फिर टाइटल देखे दोनों टाइटल अडॉप्ट किया गया बालाजी बाजीराव, या इनको नाना साहेब बोला जाता, क्या बोला जाता है इनको, नाना साहेब भी बोला जाता था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इनको नाना साहेब भी यहाँ पर बोला जाता था। दोस्तों आई थिंक आपको यहाँ पर सारा चीज समझ में आ रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रूलर्स है, इनको पढ़ना है, याद करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, चीजों को फोकस करके ध्यान रखना है, समझ रहे हैं, और प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी एग्जाम में आपका निकलेगा। 2 घंटा के अंदर आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी मतलब कि इतना फास्ट हो जाता है ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर वन लाइनर पूछा तो आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा आराम से, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सब्जेक्टिव या थोड़ा सा भी स्टेटमेंट डाल देता है तो फिर टाइम तो बहुत कम होता है। आप सोचेगा हम पीछे मुड़ के क्वेश्चन को बार सेकेंड राउंड में देख ले तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए फैक्ट्स को एकदम कंक्रीटली आपको याद करना है। इससे क्या होगा कि उस तरह का क्वेश्चन जो फैक्चुअल हो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व करके और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं, वहाँ ज़्यादा समय दे सकते हैं, जहाँ पर क्या हो वो आपको जो क्वेश्चन हो वो हमारा क्या हो ज़्यादा फैक्चुअल आपका नहीं हो, जो स्टेटमेंट बेस्ड हो। तो ये चीज़ आपको क्या करना है वहाँ पर ध्यान रखना है। तो समझ रहे हैं, तो ये सब सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखें, नहीं, अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, नेक्स्ट हमारा क्या पेशवा बालाजी बाजीराव, तो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी 1 मिनट रुके आप, थोड़ा सा स्लाइड यहाँ पर ऑन करते हैं, स्लाइड आपको ऑफ हो गया है। कौन है ये, कहाँ आ रहा, तो हम लोग अभी समाप्त कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे पूरा हमारा टाइम पैर का, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। नो जा जल्दी। ओपन ऑन, कहाँ थे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, जो हमारा पेशवा का था बालाजी विश्वनाथ हमने देख लिया, बाजीराव देख लिया, उसके बाद क्या था नेक्स्ट बालाजी बाजीराव। ये इनको नाना साहेब भी आपको बोला जाता था, यह टाइटल आपको याद रखना है, इनको नाना साहेब भी बोला जाता था। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है डायरेक्ट आपको टाइटल ही पूछ दिया जाता है, इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो अगर ये यहाँ पर अगर देखें तो इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, आप जानते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1761 में हुआ था। ये आपको जो ईयर है ये ईयर याद रखना है। बिटवीन द किसके बीच में होता, मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा के बीच में जिस समय बाजीराव नाना साहेब आपको पेशवा थे, अहमद शाह अब्दाली के बीच में उसमें विश्वास राव थे, द सन ऑफ द नाना साहेब, मतलब उनका उसमें मृत्यु हो गया था। इसके बाद बोल सकते हैं पूरी तरीके से अगर बोले आप मराठा का जो मतलब जो मॉडल था, जो मतलब वो पूरी तरीके से डाउन हो गया था, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को दोस्तों हिस्टोरियन इस शब्द में भी उसको व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि जो ये बैटल था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इट डज नॉट डिसाइडेड दैट हु विल रूल इंडिया। यह बैटल यह नहीं डिसाइड करता है, यह युद्ध, कि कौन इंडिया को आगे रूल करेगा, आगे ले जाएगा। यह डिसाइड यह करता कि कौन अब रूल नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से यह हिस्टोरियन का कथन था और बात सही था, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे तो मराठा का एम्पायर का डिक्लाइन होना बहुत तेजी से शुरू हुआ। प्लस ब्रिटिश का क्या हुआ, उस समय आगमन भी हुआ था, तो ब्रिटिश ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, खुद सक्सेशन में वार होना शुरू हो गया मराठा में। फिर अगर नेक्स्ट देखेंगे उसमें तो फिर
बहुत सारे जो अलग अलग एम्पायर थे, अलग अलग डायनेस्टी था, उसने भी क्या किया, लड़ाई करना। जैसे आप हैदराबाद डायनेस्टी देख ले, बंगाल देख ले, तो ये सब सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय जो मतलब अगर देखें, जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो कि बाहर से आकर आक्रमण किया था, मुस्लिम एम्पायर था, वो भी रूल नहीं किया, उसने सिर्फ मतलब एक लड़ाई किया और वो वापस चला गया। तो इसलिए इसको मतलब एक इम्पोर्टेंस बैटल बोला जाता है। इसमें ब्रिटिश का एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा उसको एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिल गया। उसके लिए बहुत एक सौभाग्यपूर्ण यह मोमेंट था जो बैटल ऑफ पानीपत था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल पानीपत में क्या पड़ा था, जो बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को, तब मुगल एम्पायर का शुरुआत हुआ। सेकेंड बैटल में हमने देखा कि अकबर ने क्या किया, उसमें जो अकबर का बैरम खान किसने हराया, हेमू को हराया था। ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। फिर थर्ड बैटल पानीपत में क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने ये पूरा मराठा एम्पायर को आपको हराया। तो इसे आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पेशवा माधवराव। जो पेशवा हमारे माधवराव थे, ये बालाजी बाजीराव सक्सीडेड बाय हिज यंगर सन थे माधवराव। आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव पेशवाशिप हैज लॉस्ट हिज पावर। तो पेशवाशिप का पावर हमने बोला ना दोस्तों, ये धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर जैसे लेटर पेशवा देखे नारायण राव, जिनका ये पूरा कार्यकाल रहा 1772 से 73, एक साल। सवाई माधवराव का आप देख सकते हैं 1773 से 95। फिर बाजीराव का देख सकते हैं इतना दिन तक था। तो ये पूरा मराठा का आपको वहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। मराठा कॉन्फिडेंसी की बात करें, अंडर हिम सेवरल मराठा फैमिलीज बिकेम प्रोमिनेंट एंड गॉट देमसेल्व्स एंट्रेंस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, तो ये थोड़ा सा बंटवारा शुरू हो गया था। भोसले एट नागपुर। तो क्या था, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आपको इस तरह से पूछा जाता है कि ये जो पेशवा थे, डिफरेंट माथा जो कॉन्फिडेंसी था, अलग अलग प्रांतों में बट गया। तो कॉन्फिडेंसी उसी को बोला जाता है दोस्तों। तो भोसले एट नागपुर, होलकर्स एट इंदौर। ये याद रखना, होलकर्स कहाँ चल गए, इंदौर में चल गए। पेशवा कहाँ थे, पूना में थे। सिंधियाज क्या थे, ग्वालियर में। तो सिंधियाज क्या हुए, ग्वालियर में। पेशवा हो गए पूना में। फिर हमारे जो भोसले थे वो नागपुर में थे, ये चीज याद रखना। गायकवाड़ कहाँ थे, बड़ौदा में थे। होलकर्स कहाँ थे, इंदौर थे। ये पांच आपको जो जितने भी मराठा कॉन्फिडरेसी थे, ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। ये बीपीएससी यूपीएससी दोनों में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मतलब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फिर हम देखें एंग्लो मराठा वार, हमने बोला ना ब्रिटिश का उसमें आगमन हुआ, ब्रिटिश जो अंग्रेजों का क्या हुआ, हस्तक्षेप शुरू हो गया। अंग्रेज को यही अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, जहां पर देखता था कि दोनों दो भाई के बीच में, बाप बेटा के बीच में लड़ाई हुआ, दो राजा के बीच में लड़ाई हुआ उसी मतलब एम्पायर से, तो वो जल्दी तुरंत घुस जाता था संधि कराने के लिए। अरे हम तुम्हारा, अब जो कमजोर होता था वो चल जाता ब्रिटिश के पास कि हमारा साथ दीजिए। तो ब्रिटिश बोलता था साथ तो तुम्हारा देंगे, लेकिन तुमको हमको यह जमीन देना पड़ेगा, यहाँ पर ये फाइनेंशियल राइट्स देना पड़ेगा, रिवेन्यू कलेक्शन राइट, दीवानी राइट देना पड़ेगा, ये एम्पायर हमको देना पड़ेगा। तुम्हारे कोर्ट में मेरा मतलब जो आदमी रहेगा, जो हमारा जो गवर्नर या जनरल कोई भी रहेगा। तो ये ब्रिटिश का एक कंट्रोल सिस्टम था। वो दिमाग लगा इस तरह से कंट्रोल, वो युद्ध करके सब कंट्रोल नहीं करता था, वो इस तरह से कंट्रोल करता था, समझ रहे ना। दो बीच में लड़ाई किया, उसमें बीच में घुस गया, तो ये ब्रिटिश का काम होता था। तो इसी के कारण क्या हुआ, एंग्लो मराठा वार आपको शुरू हुआ। तो फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वार, इसमें क्या करना है दोस्तों, वार का जो टाइम पीरियड है वो याद रखना। कभी कभी क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मराठा वार पूछ दिया, उसी के बीच में आपको एंग्लो मैसूर वार घुसा देता, मैसूर के बीच में। कभी क्या होता है कि एंग्लो सिख वार घुसा दिया, एंग्लो बर्मीज वार घुसा दिया। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो युद्ध हुआ है, इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना होता है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले अगर एंग्लो मराठा वार की हम बात करें यहाँ पर, तो देखते 1775 से 1782 एडी में ये के बीच में हुआ, जो कि आपको डिफीट ऑन बीइंग डिफीटेड द ब्रिटिश हैड टू साइन द, ब्रिटिश में डिफीट किया गया, ब्रिटिश डिफीट हो गया था, लेकिन जो ट्रीटी था कन्वेंशन ऑफ वेडगाउन, इसमें साइन हुआ। ब्रिटिश लेटर जो सालवाई का जो ट्रीटी था उसने साइन किया। फिर अगर नेक्स्ट था हमारा सेकंड एंग्लो मराठा वार, जो सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ तो उसमें क्या हुआ था, मराठा और जो पेशवा था उसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, इसमें ट्रीटी ऑफ बेसिंग था। सब्सिडरी अलायंस हम लोग पढ़ेंगे आगे ये क्या होता है। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार जो हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था, मराठा डिसिप्लिन से मराठा को पूरी तरीके से हटा दिया गया था। उसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो ये ट्रीटी डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटी आपको साइन हुआ था। तो पुरंदर ट्रीटी हुआ था 1665 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था आप देख सकते हैं 1765 में। ये सब डिफरेंट ट्रीटी आपको याद करना, जो टेबल दिया गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब सारे ट्रीटी के बारे में, जितना भी संधि आपको साइन हुआ था अंग्रेज के बीच में और जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी के पीपुल थे उसके बीच में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा अगर देखें तो मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग मराठा एम्पायर रहने देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि क्लास थोड़ा लेंदी हो जाएगा।
तो ये सारा लेक्चर आपको स्काई एकेडमी 360 पर मिल जाएगा, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, प्लस हमारा जो ऐप पर भी चैनल है। आपको हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में तैयारी करवाया जाता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारा BAPSC 71वीं का कोर्स चल रहा है, जिसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। जो 40 दिन के अंदर में उसे पूरा करना, ये हमारा टारगेट है। और नंबर आप स्कोर करिएगा, ये मतलब एश्योर कर देना चाहो तो 90 प्लस तो आपको आएगा ही, अगर आप लगे रहते हैं, हमारे साथ मेहनत करते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। ऑफलाइन सेंटर भी हमारे यहाँ, टेस्ट सीरीज, सारा चीज़, गाइडेंस वुडेंस सब चीज़ आपको मिलेगा। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।